दोस्तों नमस्ते। 1 अप्रैल को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें मैंने ये बताया था कि ट्रस्ट और सोसाइटी का 12A और 80G के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कैसे होगा और नया रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल लेना पड़ेगा, उसके बाद में परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद में हमने काफ़ी 10-15 फॉर्म भर दिए, तो उसमें कुछ नए डेवलपमेंट हो गए। जब फॉर्म भरा, कई तरह के फॉर्म भरे, उसमें कई समस्याएं आई और उससे कई नई बातें सामने आई हैं। आज की वीडियो में वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। 1 बाय 1 फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले पोर्टल पर सोसाइटी के पैन नंबर से और आईडी पासवर्ड के साथ में हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। डैशबोर्ड के ऊपर थर्ड टैब होगा ई फाइल का, उस पर जो ही कर्सर को लेकर जाएंगे तो सेकंड ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स फॉर्म। जो ही हम इनकम टैक्स फॉर्म्स पर जाएंगे तो उसके बाद में हम फॉर्म नंबर 10A को सिलेक्ट करेंगे। जो ही फॉर्म 10A को सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्म 10A ओपन हो जाएगा हमारे सामने। तो उसकी फर्स्ट विंडो में पैन, असेसमेंट ईयर, सबमिशन मोड व फाइलिंग टाइप 4 इंफॉर्मेशन आएंगी। जो चारों की चारों इंफॉर्मेशन हैं वो ऑटोफिल होकर आएंगी, हमें इसमें कुछ नहीं करना। पैन लिखा हुआ आएगा, असेसमेंट ईयर लिखा हुआ आएगा, सबमिशन मोड लिखा हुआ आएगा, फाइलिंग टाइप लिखी हुई आएगी। उसके बाद में हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्क्रीन में 3 टैब खुलेंगे। इंस्ट्रक्शन, फॉर्म 10A और तीसरा टैब होगा वेरिफिकेशन का। उसमें से हम फॉर्म 10A को क्लिक करेंगे। जो ही 10A को क्लिक करेंगे तो 10A की पूरी विंडो खुल जाएगी। रो नंबर 1 ऑटोफिल आएगी। रो नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें कोड लिखना होगा। अगर हम 12A के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कर रहे हैं तो कोड 01 आएगा। अगर हम 80G का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर रहे हैं तो कोड है वो 11 आएगा। और इसी कोड से बाकी जो फॉर्म है उसके कौन से कॉलम इनेबल होंगे, कौन से कॉलम डिसेबल होंगे, ये तय होगा। इसलिए हमें कोड बिल्कुल सही भरना है। एक बार मैं कोड दोबारा बता देता हूं। अगर हम सेक्शन 12A के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करवा रहे हैं तो कोड 01 आएगा। अगर हम सेक्शन 80G का रिन्यूअल करवा रहे हैं तो कोड 11 आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट रो नंबर 3 नेचर ऑफ एक्टिविटी। नेचर ऑफ एक्टिविटी में एक चैरिटेबल होगा, एक रिलीजियस होगा, एक तीसरा रिलीजियस कम चैरिटेबल होगा। उसको हमें सिर्फ टिक करना है। जो भी कैटेगरी होगी उसको टिक कर देंगे। रो नंबर 4 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक ट्रस्ट, एक सोसाइटी, एक कंपनी, एक अदर्स। ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 की कंपनी है तो कंपनी को टिक करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अदर्स होगा, जैसे एक राजस्थान में नॉन ट्रेडिंग कंपनी एक्ट है, या अगर किसी स्टेट में बाई चांस और कोई एक्ट है उसके तहत कोई संस्था बन गई हो और जो एज ए NGO काम कर रही हो, तो अदर्स लिखेंगे। जो ही अदर्स को क्लिक करेंगे तो उसमें फिर दोबारा से डिटेल मांगेगा, तो उसकी डिटेल भी भरनी पड़ेगी कि अदर में कहाँ रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में कॉलम 4A वो काफी इंपॉर्टेंट है। रो 4A, वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, यस और नो। तो 99% जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट से रजिस्टर्ड हैं। 1% वो ट्रस्ट हैं जो बहुत पुराने चल रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट से रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनमें नो आएगा। अदरवाइज इसमें यस आएगा। जो यस करेंगे, जो वो 4B, 4C और 4D, उसमें 3 डिटेल देनी पड़ेगी हमें। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और क्रिएशन और रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन नंबर
अथॉरिटी ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन। सोसाइटी के केस में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट के केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन नंबर। जब सब रजिस्ट्रार का रजिस्टर्ड ट्रस्ट होगा तो उसमें सब रजिस्ट्रार जब रजिस्ट्रेशन करता है तो लिखता है क्रमांक नंबर इतने पर पंजीबद्ध है ये ट्रस्ट, या क्रमांक नंबर इतने पर ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो वो ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। और 4D में अथॉरिटी पूछेगा तो अथॉरिटी में सब रजिस्ट्रार आ जाएगा। 4 स्टेट में ट्रस्ट को रजिस्टर करने के लिए सेपरेट अथॉरिटी हैं, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में चैरिटी कमिश्नर हैं, मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रार की पोस्ट है वहाँ सेपरेटली, और राजस्थान में असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान विभाग है। तो अगर कोई ट्रस्ट चैरिटी कमिश्नर या रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट या देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड है तो उन केसेज में उसकी सेपरेट डिटेल आ जाएगी। अदरवाइज हमें सिर्फ जो सब रजिस्ट्रार के पास ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल देनी है। अब कुछ केसेज ऐसे होंगे जो नोटेरी वाले ट्रस्ट होंगे, तो नोटेरी वाले ट्रस्ट में अथॉरिटी नोटेरी पब्लिक उसके ऊपर देख लेंगे। नोटेरी पब्लिक है वो राजस्थान सरकार का भी होता है और भारत सरकार का भी होता है, जहाँ का भी होता है वो उसकी अथॉरिटी आ जाएगी। और अगर नंबर कोई भी अगर नोटेरी ने अपने रजिस्टर में एंट्री की है तो उसका कोई नंबर डालते हैं, अन्यथा कोई स्टाम्प पेपर का कोई नंबर होगा या कोई भी नंबर होगा तो वो हम उसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद में एक जो नेक्स्ट कॉलम है वो 6 नंबर कॉलम है, वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन्स क्लोज दैट द ट्रस्ट इज इरिवोकेबल। अगर ट्रस्ट इरिवोकेबल है या नहीं है, यस और नो में रिप्लाई देना है। अगर ट्रस्ट हमारा रिवोकेबल होगा तो उसका सेक्शन 12A 80G में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इरिवोकेबल होना उसकी प्राइमरी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन नहीं डली हुई तो आप एक बार अप्लाई तो कर दें और साइमल्टेनियसली अपनी डीड में अमेंडमेंट कर लें, ट्रस्ट को इरिवोकेबल करवा लें। फिर नेक्स्ट कॉलम है 7 नंबर। 7 नंबर में है वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड ऑन दर्पण पोर्टल और अंडर FCRA एक्ट और एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसमें अगर कोई नीति आयोग या FCRA का रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल जाएगी। उसके अलावा सेक्शन 12A में सिर्फ 12A में रजिस्टर्ड है तो 12A की डिटेल जाएगी। 12A और 80G में दोनों जगह रजिस्टर्ड है तो दोनों की डिटेल जाएगी। रिलेवेंट लॉ इसकी जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उतनी विंडो भरी जाएंगी, 7A 7B 7C 7D और लास्ट 7E है डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। तो जो भी पुराना रजिस्ट्रेशन है वो कौन सी डेट से इफेक्टिव है उसकी डेट आ जाएगी इसमें। 8A में है वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेड बाय एप्लीकेशन इन द पास्ट हैज बीन रिजेक्टेड। अगर पास्ट में कोई एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो चुकी है तो उसकी यस और नो की डिटेल भरी जाएगी। अगर बाई चांस कभी पास्ट में रिजेक्ट हुआ है और उसकी अगर हमने अपील करके दोबारा से ITAT के डायरेक्शन से या हाई कोर्ट के डायरेक्शन से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसमें रिजेक्शन की डिटेल नहीं जाएगी, क्योंकि जो रिजेक्शन का ऑर्डर होता है वो ऑटोमेटिकली कमिश्नर अमेंड कर देता है, क्योंकि जो नया रजिस्ट्रेशन होता है वो पुरानी बैक डेट से ही होता है नया रजिस्ट्रेशन। इसमें रिजेक्टेड ऑर्डर की डिटेल वहीं जाएगी जहां एक बार CIT एग्जामिशन ने रिजेक्ट कर दिया और दोबारा हमने अप्लाई किया उसी अथॉरिटी के पास में जो नॉन कंप्लायंस रह गई थी या हमारे ट्रस्ट डीड में कोई डिफेक्ट था उसको हमने रिमूव करके दोबारा से अप्लाई किया तो उसकी डिटेल इसमें जाएगी। उसके बाद में 9A कॉलम है वो इंपॉर्टेंट कॉलम है, उसमें ट्रस्ट के ऑथर, फाउंडर और सेटलर की डिटेल आएगी। उस डिटेल में क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो उनका ID देना है। ID में फर्स्ट कैटेगरी है पैन या आधार, लेकिन बाई चांस पैन या आधार अवेलेबल नहीं हो तो ऑल्टरनेटिवली टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर वो फॉरेन सिटीजन हैं, फॉरेन के हैं, इंडिया का उनके पास पैन नहीं है तो फॉरेन में टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसके नंबर आ जाएंगे। या वो भी नहीं है, पासपोर्ट के नंबर आ जाएंगे, वोटर ID के नंबर आ जाएंगे, ऑल्टरनेटिवली ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर आ जाएंगे, राशन कार्ड के नंबर आ जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो अगर और कोई उनके पास ID है तो उसकी डिटेल, ये नया ऑप्शन है, फॉरम में नहीं दिया हुआ लेकिन पोर्टल पे अवेलेबल है। इनमें से भी नहीं है तो कोई अदर ID की डिटेल दी जा सकती है, किसी गजटेड ऑफिसर से बनाया जा सकता है
या और किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का, जैसे उनका एम्प्लॉयमेंट का कोई कार्ड हो तो उनके नंबर वगैरह दिए जा सकते हैं। एक हमें काफ़ी दिक्कत आई जो हम अभी तक नहीं रखते थे, हर जितने भी ऑथर, फाउंडर, सेटलर, ट्रस्टी, मेंबर्स जिनकी हम डिटेल देंगे उसमें उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी कंपलसरी फील्ड है जो आपको लेने पड़ेंगे, मांगने पड़ेंगे, अदरवाइज फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। इसमें सोसाइटी के केस में, ट्रस्ट के केस में तो सभी ट्रस्टी की डिटेल देनी पड़ेगी और ऑथर, फाउंडर और उनकी डिटेल, ऑथर, फाउंडर और सेटलर की डिटेल देनी पड़ेगी और सभी ट्रस्टी की। सोसाइटी की केस में हमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की, एग्जीक्यूटिव कमेटी के जिसमें 2 या 3 तो पदाधिकारी होते हैं, 2-3 सिंपल मेंबर होते हैं, तो कार्यकारिणी कह देते हैं उसको, प्रबंध कार्यकारिणी बोल देते हैं, एग्जीक्यूटिव बोल देते हैं, गवर्निंग काउंसिल बोल देते हैं, उसकी सबकी डिटेल देनी होगी। कुछ हमारे पास CSR के ट्रस्ट होते हैं या बड़े कॉरपोरेट के ट्रस्ट होते हैं जिनमें जो ऑथर और सेटलर या फाउंडर होता है वो कंपनी होती है। तो ऐसी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनमें से जो भी 5% से बड़ी जिसकी शेयर होल्डिंग है उनकी सबकी डिटेल भी देनी पड़ेगी। अगर सेक्शन 8 की कंपनी है तो उसमें भी 5% से ज़्यादा के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिटेल प्लस डायरेक्टर्स की डिटेल देनी होगी। कुछ गवर्नमेंट वगैरह के ट्रस्ट्स होते हैं जिनमें ऑफिस बियरर्स की डिटेल देनी होगी। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट कॉलम है हमारा 9A के बाद में 9B आ गया जो हमने कवर कर लिया 9A के साथ ही। उसके बाद में कॉलम नंबर 10 हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है जिसमें क्वेश्चन है, हैज रिटर्न ऑफ इनकम बीन फाइल्ड फॉर द लास्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच द ड्यू डेट हैज बीन एक्सपायर्ड। तो यानी हमारा जो पिछला असेसमेंट ईयर खत्म हुआ है, असेसमेंट ईयर 2021, उसकी जिस ट्रस्ट ने रिटर्न फाइल कर दी है उसके केस में तो आएगा यस, जिस ट्रस्ट ने उस साल की रिटर्न फाइल नहीं की उसमें आएगा नो। तो जो ही हम इसमें यस करेंगे तो 11 से लेकर 20 तक के जो सारी रो हैं वो डिसेबल हो जाएंगी। और अगर हमने असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न फाइल की है तो 11 से लेकर 20 तक के कॉलम में हमें कुछ भी नहीं भरना और हमें पोर्टल उसमें भरना अलाउ भी नहीं करेगी। तो यह हमारा एक काम इन्होंने आसान कर दिया है। जो जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न फाइल की है उनको न तो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स का अटैचमेंट में लगाने, वो भी क्लेरिफाई कर दिया है, और न ही उनको 11 से 20 तक के कॉलम भरने। और ये यस और नो है, इसको हमें टिक करने की जरूरत नहीं है, वो पोर्टल से ऑटोमेटिकली ऑटो फिल्ड आएगा। अगर नो आ गया तो आपको डिटेल देनी है, यस आ गया तो डिसेबल कर देगा और सीधा हमें कॉलम नंबर 21A और 21B पर ले जाना है। सॉरी, रो नंबर 21A और रो नंबर 21B पर ले जाएगा। रो नंबर 21A और 21B सिर्फ 80G के केस में आएंगी क्योंकि उसमें वो पूछेगा कि रिलीजियस एक्टिविटी के ऊपर आपने अपनी ग्रोस रिसिप्ट का कितना % खर्च किया, क्योंकि 5% से ज़्यादा अगर रिलीजियस एक्टिविटी पे खर्च कर दिया गया तो हमें 80G का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम अटैचमेंट लगाएंगे। तो जो ही अटैचमेंट लगाते हैं उसके नीचे एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में वो पूछेगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट वर्नाकुलर लैंग्वेज में है क्या। अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा तो हम उसमें जो बॉक्स आएगा उस बॉक्स को टिक करेंगे। जो ही टिक करेंगे तो वो दोबारा डिटेल दे देगा सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो जो भी डॉक्यूमेंट वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा उसको उस डॉक्यूमेंट का एक ट्रांसलेशन भी लगाना पड़ेगा। तीसरा, अगर सारे डॉक्यूमेंट हैं वो PDF फाइल में ही अटैच करने पड़ेंगे, PDF फॉर्मेट में अटैच करने पड़ेंगे, और उनकी टोटल साइज है वो 50 MB तक हो सकती है। अगर उसकी साइज 50 MB से ज़्यादा होगी तो आपको कंडेंस करनी पड़ेगी साइज, और उसको रिड्यूस करने के लिए पोर्टल के ऊपर पोर्टल पे नहीं, जो गूगल पे काफ़ी सारे टूल्स हैं जो हमारी यंग जनरेशन के सभी लोग समझते हैं कि उसकी साइज को कैसे कंप्रेस किया जाएगा, कैसे रिड्यूस किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन बचता है कि ये वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है। मैंने गूगल पे सर्च किया, कई बड़े लॉयर्स को पूछा, कई भाषाविदों को पूछा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज कौन सी होती है, क्या हिंदी वर्नाकुलर लैंग्वेज है या नहीं है।
तो इसका क्वेश्चन ढूंढने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई, क्लियर कट कोई आंसर नहीं मिला। लेकिन मेरी जो भी सीनियर्स से बात हुई और भाषाविदों से बात हुई तो यह आया कि जो लोकल लैंग्वेज है उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं। तो मेरी ओपिनियन में हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए हिंदी को मेरी ओपिनियन में वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं माना जाएगा। जब ये ब्रिटिश के टाइम का शब्द है वर्नाकुलर लैंग्वेज, जब ब्रिटिशर्स थे तो वो इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में देखते थे, क्योंकि उस समय इंग्लैंड का सूरज छिपता नहीं था, पूरी दुनिया पर इंग्लैंड का राज था। तो हिंदी एक वर्नाकुलर लैंग्वेज थी उनके रेफरेंस में। लेकिन आज हमारे करीब 9 स्टेट हैं जो कंप्लीटली हिंदी भाषी स्टेट हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उसके अलावा भी पूरे देश में हिंदी मोर और लेस बोली और समझी जाती है। तो हिंदी है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं है मेरी ओपिनियन में। बाकी आप अपना विजडम है उससे निर्णय लें। तो हिंदी के डॉक्यूमेंट को वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं माना जाना चाहिए और उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके लगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट पंजाबी में है, मराठी में है, गुजराती में है, कन्नड़ में है, मलयालम में है, बंगाली में है, उड़िया में है, या नॉर्थ ईस्ट की किसी भाषा में है, या तेलुगु में है, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट का एक ट्रांसलेशन, इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि ट्रांसलेशन अटेस्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस अथॉरिटी से ट्रांसलेशन सर्टिफाइड होना चाहिए यह नहीं लिखा हुआ, तो उसका एक ट्रांसलेशन किसी भी जो ट्रांसलेशन समझता हो, दोनों भाषाओं को ठीक से समझता हो, उससे उस डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन करवा के भी ट्रांसलेशन लगवाएं। भविष्य में और कोई अपडेट आएंगे तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आप सबसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।